ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। शेरिफ नोगेट्सुने साइल्स की तरफ अप्रोच करते हैं और उसको हैंडकफ्स पहनने को कहते हैं। नोगेट्सुने साइल्स पहले तो उनकी बात मान जाता है, लेकिन फिर वो हैंडकफ्स तोड़ देता है। तभी एलिसन, डेरिक और क्रिस भी वहां पर आ जाते हैं और एक एक करके नोगेट्सुने साइल्स पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन नोगेट्सुने बहुत इजीली उन तीनों को डिफीट कर देता है। तभी क्रिस नोगेट्सुने की तरफ अपनी पिस्तौल पॉइंट करते हैं। ये देख के नोगेट्सुने साइल्स की एक्टिंग करने लगता है और अपने डैड को उसको क्रिस से बचाने को कहता है। वहीं दूसरे ही मोमेंट में वो फिर से नोगेट्सुने बन जाता है और क्रिस को उसको शूट करने को कहता है। एलिसन और शेरिफ दोनों ही क्रिस को अपनी पिस्तौल नीचे करने को कहते हैं। जब क्रिस नहीं मानते तो शेरिफ भी एज अ वार्निंग क्रिस की तरफ अपनी गन पॉइंट करते हैं। एलिसन उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि नोगेट्सुने यही कियोस तो चाहता है कि वो लोग आपस में लड़ने लगे। नोगेट्सुने कहता है कि हाँ, उसको कियोस पसंद है और काश इस समय स्कॉट भी वहाँ पर होता तो मज़ा आ जाता। लेकिन नोगेट्सुने ने उन लोगों को वहाँ उसको मारने नहीं बल्कि प्रोटेक्ट करने के लिए बुलाया है। उसी मोमेंट पर शाम हो जाती है और नोगेट्सुने को मारने के लिए डीमन वॉरियर्स वहाँ पर आ जाते हैं। क्रिस डीमन वॉरियर्स की तरफ शूट करते हैं, लेकिन वो शॉट मिसफायर होता है। इसलिए क्रिस अपनी दूसरी गन निकालकर डीमन वॉरियर्स पर शूट करते हैं, लेकिन डीमन वॉरियर्स पर गन फायर का कोई असर नहीं होता। इसके बाद कट टू नेक्स्ट सीन, हम देखते हैं कि कीरा और स्कॉट भी वहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई है। वो डीमन वॉरियर्स वहाँ से जा चुके हैं और नोगेट्सुने साइल्स भी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस युकिमुरा आइकेन हाउस की बेसमेंट में होती हैं, वहीं जहां साल्स और मलिया को कॉर्पोरल रिस की डेड बॉडी मिली थी। तभी नोगेट्सुने भी वहां पर आ जाता है और मिसेस युकिमुरा से पूछता है कि रिस की बॉडी को वहां दफन करने के बाद मिसेस युकिमुरा ने उस दीवार के ऊपर वो जापानीज सिंबल सेल्फ का डिजाइन क्यों बनाया था। मिसेस युकिमुरा कहती हैं कि उन्होंने ऐसा ये दर्शाने के लिए किया था कि रिस कोई मॉन्स्टर नहीं था, बस एक मॉन्स्टर ने उसकी डेड बॉडी को पोजेस कर लिया था। हमें ये भी पता चलता है कि थोड़ी देर पहले मिसेस युकिमुरा ने ही डीमन वॉरियर्स को वापस अपने पास बुला लिया था, इसलिए वो ओनिस नोगेट्सुने को मारे बिना ही डेरिक के अपार्टमेंट में से गायब हो गए थे। नोगेट्सुने मिसेस युकिमुरा से पूछता है कि उन्होंने अपने डीमन वॉरियर्स को वापस क्यों बुला लिया। उस नोसिको का क्या हुआ जो पेन और केओस चाहती थी और जिसने नोगेट्सुने को समन किया था। मिसेस युकिमुरा कहती हैं कि ये सब वो अब नहीं चाहती हैं। नोगेट्सुने कहता है कि लेकिन वो तो अब भी यही चाहता है, दुनिया में कहर मचाना चाहता है। ये कह के नोगेट्सुने मिसेस युकिमुरा से उनका आखिरी डैगर छीन लेता है, उस डैगर को अपने खुद के पेट में घोंप देता है। ऐसा करने पर उसके वुंड्स में से कई फ्लाइज निकलती हैं और फिर नोगेट्सुने वहां से गायब हो जाता है। फिर हम बीकन हिल्स में कुछ अनयूजुअल इंसिडेंट्स देखते हैं। नोगेट्सुने की फ्लाइज एक एक करके स्कॉट के दोस्तों की बॉडी के अंदर घुस जाती हैं, जिस वजह से वो लोग नोगेट्सुने के माइंड कंट्रोल में आ जाते हैं। पहला नंबर लगता है आइजैक का, जो कि अभी भी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। आइजैक के वुंड्स तो हील हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी बेहोश है। एक फ्लाई उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है और आइजैक को अचानक से होश आ जाता है। एलिसन और क्रिस अपने घर वापस आ जाते हैं। एलिसन अपने डैड से पूछती है कि अभी थोड़ी देर पहले डेरिक के अपार्टमेंट में क्या वो सच्ची में साल्स पर गोली चलाने वाले थे। क्रिस कहते हैं कि उनको नहीं पता कि वो उस मोमेंट में क्या करते। एलिसन उनको बताती है कि उसने उनकी पिस्तौल से फायरिंग पिन निकाल दी थी, इसलिए उनका पहला शॉट मिसफायर हुआ था। ये सुन के क्रिस खुश होते हैं और कहते हैं कि एलिसन ने सही किया था और यही रीज़न है कि आर्जेंट फैमिली में सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस औरतें लेती हैं और लीडर्स मानी जाती हैं। इसके बाद जब एलिसन अपने रूम में जाती है तो देखती है कि आइजैक ऑलरेडी वहाँ पर है। उसको सही सलामत देख के एलिसन बहुत खुश होती है एंड दे स्लीप टुगेदर। लेकिन बाद में जब एलिसन नींद से जागती है तो देखती है कि आइजैक बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है। एलिसन को ऑब्वियसली ये नहीं पता कि आइजैक इस समय नोगेट्सुने के माइंड कंट्रोल में है। आइजैक एलिसन के घर से कुछ वेपन्स एक बैग में भरता है और कहता है कि वो ईथन और एडन को मारने जा रहा है। एलिसन उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आइजैक ने उसका पैर बेड से चेन से बांध दिया होता है, जिस वजह से एलिसन आइजैक को नहीं रोक पाती। डेरिक के अपार्टमेंट में डेरिक उसी चेस बोर्ड से कुछ क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है जो नोगेट्सुने ने साल्स के रूम में छोड़ा था। हमें ये भी पता चलता है कि डीमन वॉरियर्स से लड़ते वक्त डेरिक को उनकी तलवारों से चोट लग गई थी। पीटर उससे पूछता है कि उसके वुंड्स अब तक हील क्यों नहीं हुए हैं।
डेरिक कहता है कि वो घाव डीमन वॉरियर्स की तलवारों से बने हैं, तो हील होने में टाइम लगाएंगे। उस चेस बोर्ड को देख के पीटर कहता है कि चेस साल्स का गेम है, ना कि नुगिट्सुने का। चेस में कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन नुगिट्सुने बिना रूल्स के खेल रहा है। ये कह के पीटर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ नुगिट्सुने की एक फ्लाई आती है और डेरिक के ओपन वुंड के थ्रू उसकी बॉडी में घुस जाती है। ईथन और डैनी स्कूल में होते हैं, तभी वहाँ पर भी नुगिट्सुने की एक फ्लाई आती है और ईथन की बॉडी के अंदर घुस जाती है, यानी कि अब ईथन भी नुगिट्सुने के माइंड कंट्रोल में है। एडन और लिडिया कार में कहीं जा रहे होते हैं। लिडिया को लगता है कि वो लोकेशन ढूंढने के लिए जीपीएस को फॉलो कर रही है, लेकिन एडन उसको बताता है कि कार का जीपीएस ऑफ है और लिडिया कब से कार को बस सर्कल्स में घुमा रही है। ये सुन के लिडिया पैनिक करने लगती है और कार को पार्किंग लॉट में पार्क कर देती है। तभी लिडिया और एडन नोटिस करते हैं कि साल्स बेहोशी की हालत में वही पेवमेंट पर पड़ा है। वो दोनों कार से निकल के साल्स की तरफ जाते हैं। तभी नुगिट्सुने की एक फ्लाई एडन के कान के अंदर घुस जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कॉट और एडन साल्स की अनकॉन्शियस बॉडी को स्कॉट के घर ले आए हैं। डेटन, मेलिसा और लिडिया भी वहाँ पर होते हैं। मेलिसा को लगता है कि उनको साल्स को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। स्कॉट कहता है कि लास्ट टाइम जब वो लोग नुगिट्सुने साल्स को हॉस्पिटल ले गए थे तो उसने वहाँ तबाही मचा दी थी। तभी डेटन नोटिस करता है कि साल्स के घाव जल्दी हील हो रहे हैं, जैसे कि वेयरवुल्व्स के होते हैं। मेलिसा शेरिफ को साल्स के बारे में बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन इससे पहले कि शेरिफ वो कॉल पिक कर पाए, एजेंट मकॉल वो कॉल डिक्लाइन कर देते हैं। एजेंट मकॉल शेरिफ को बताते हैं कि उनको एजेंट मकॉल के साथ प्रिलिमिनरी हियरिंग के लिए कोर्ट चलना होगा, जहां ये फैसला लिया जाएगा कि शेरिफ अपनी जॉब के लायक है भी या नहीं। हमने ये चीज़ प्रीवियस एपिसोड्स में देखी थी कि एजेंट मकॉल ने शेरिफ के अगेंस्ट कंप्लेंट करी थी कि वो एक अच्छे ऑफिसर नहीं हैं, और इसलिए शेरिफ के अगेंस्ट पुलिस कमेटी ने एजेंट मकॉल को एक रिपोर्ट सबमिट करने को कहा था। एजेंट मकॉल ने वो रिपोर्ट सबमिट कर दी है और आज इसी केस की हियरिंग है। जब नुगिट्सुने साल्स को होश आता है तो वो एडन पर अटैक कर देता है, इसलिए डेटन साल्स के मुंह में कैनिमा वेनम की कुछ ड्रॉप्स डाल देता है, जिस वजह से वो कुछ टाइम के लिए पैरालाइज्ड हो जाता है। एडन को नुगिट्सुने पर बहुत गुस्सा आता है। नुगिट्सुने उसको और गुस्सा दिलाने के लिए ईथन की जान की धमकी देता है। एडन और स्कॉट को डर लगता है कि कहीं नुगिट्सुने ने ईथन को कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो, इसलिए स्कॉट एडन को ईथन के पास जाने को कहता है। एडन के वहां से जाने के बाद नुगिट्सुने कहता है कि उसको ट्विंस पसंद है, उनको गुस्सा दिलाना कितना इजी काम है। मेलिसा और डेटन नुगिट्सुने की बकवास बातें और नहीं सुनना चाहते, इसलिए डेटन एक टेप से नुगिट्सुने का मुंह बांध देता है। डेटन कहता है कि उन लोगों ने नुगिट्सुने को पकड़ तो लिया है, लेकिन पता नहीं फिर भी डेटन को ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे नुगिट्सुने ने प्लान किया हो। आलिसन अपने डैड को कॉल करके बताती है कि वो आइजैक को ढूंढने स्कूल जा रही है। क्रिस कहते हैं कि वो भी जल्दी वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे ही क्रिस बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि डेरिक उनके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा है। वो क्रिस को कहता है कि उसको क्रिस को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दिखानी है। वो घर के अंदर आता है और क्रिस को अपनी माँ तालिया के ग्लॉस दिखाता है। डेरिक कहता है कि क्रिस की पागल बहन केट की वजह से ही डेरिक ने अपनी माँ तालिया को खोया था। ये कह के डेरिक क्रिस पर अटैक कर देता है। स्कॉट के घर पर नुगिट्सुने साल्स मेलिसा के सामने रोने की एक्टिंग करने लगता है। ये देख के मेलिसा उसके मुंह से टेप हटा देती है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है नुगिट्सुने मेलिसा का मजाक उड़ाने लगता है कि उसको उल्लू बनाना कितना आसान है। नुगिट्सुने को बस एक झूठा आंसू टपकाना पड़ा। इसके बाद वो मेलिसा को ताना भी मारता है कि उसने साल्स की सारी मेमोरीज पढ़ी हैं और उसको पता है कि उस रात मेलिसा और एजेंट मकॉल के बीच में क्या हुआ था, जिस वजह से मेलिसा ने रात को शेरिफ को कॉल करके अपने घर बुलाया था। साल्स को भी ये बात पता है क्योंकि उसने अपने डैड और मेलिसा की फ़ोन कॉन्वर्सेशन सुन ली थी। नुगिट्सुने कहता है कि जब स्कॉट को सब सच पता चलेगा तो वो अपने दोनों पेरेंट्स से नफरत करने लगेगा। नुगिट्सुने की कड़वी बातें सुन के मेलिसा दोबारा उसका मुंह टेप से बांध देती है। शेरिफ की प्रीलिमिनरी हियरिंग स्टार्ट होती है। कमेटी पैनल का हेड शेरिफ को शेरिफ की जगह मिसेस स्लिंस्की बुलाता है, जिस वजह से शेरिफ को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि उनको अभी तक ड्यूटी से निकाला नहीं गया है, वो अभी भी शेरिफ हैं। इसके बाद शेरिफ उस हियरिंग को बीच में ही छोड़ के जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास उस बेवजह की मीटिंग के अलावा और भी कई इंपॉर्टेंट काम हैं, लेकिन तभी एजेंट मकॉल आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि इस केस से रिलेटेड उनको कुछ कहना है।
स्कॉट के घर पर डीटन, लिडिया और स्कॉट ये सोच रहे होते हैं कि वो कैसे नोगिट्सुने को साइल्स की बॉडी से बाहर निकालें। उस जापानीज स्क्रोल में तो लिखा था कि होस्ट की बॉडी चेंज करने से नोगिट्सुने बाहर आ जाएगा, लेकिन स्कॉट को डर है कि कहीं वेयरवुल्फ बाइट की वजह से साइल्स की जान न चली जाए, और वैसे भी स्कॉट ने आज तक किसी को वेयरवुल्फ नहीं बनाया है। लिडिया कहती है कि उनको इस समय किसी ऐसे वेयरवुल्फ की हेल्प चाहिए जो इन सब मामलों में बहुत ही एक्सपीरियंस हो, इसलिए वो लोग हेल्प के लिए पीटर को वहां बुलाते हैं। पीटर कहता है कि उसको नहीं लगता कि साइल्स वेयरवुल्फ बाइट को सह पाएगा। ज़्यादा चांसेस ये है कि साइल्स भी डेरिक की गर्लफ्रेंड की तरह वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा और मारा जाएगा। पीटर कहता है कि वो लोग इस सिचुएशन को गलत नज़रिए से देख रहे हैं। ये लड़ाई बॉडी की नहीं बल्कि माइंड की है। उन लोगों को नोगिट्सुने की पकड़ से सिर्फ साइल्स की बॉडी नहीं बल्कि उसका माइंड भी बाहर निकालना है। एडन भी स्कूल पहुंच जाता है और ईथन से लड़ने लगता है। ईथन कहता है कि एडन की ही वजह से ईथन अब तक स्कॉट के पैक का हिस्सा नहीं बन पाया है। वो दोनों भाई नोगिट्सुने के माइंड कंट्रोल में होते हैं और इसलिए एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी आइजैक भी वहां पर आ जाता है और उन दोनों ट्विंस की तरफ एक शॉटगन से फायर करता है। स्कॉट के घर पर पीटर एक प्लान बनाता है जिससे वो लोग साइल्स को नोगिट्सुने के माइंड कंट्रोल से बाहर निकाल सकते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग पीटर स्कॉट को वो तरीका सिखाएगा जिससे स्कॉट अपने क्लॉज के थ्रू खुद को और लिडिया को साइल्स के माइंड से लिंक कर देगा। साइल्स के माइंड के अंदर स्कॉट और लिडिया को असली साइल्स को ढूंढना होगा और उसको नोगिट्सुने की पकड़ से आज़ाद करवाना होगा। ये तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पीटर और डेरिक को पहले भी करते हुए देखा है, लेकिन इस बार पीटर उनकी हेल्प फ्री में नहीं करेगा। वो लिडिया के साथ एक डील स्ट्राइक करता है कि पीटर उनकी हेल्प करेगा और लिडिया उसको उसकी डॉटर का नाम बताएगी। लिडिया उसकी डील एक्सेप्ट कर लेती है। स्कूल में आइजैक ने एक मोलोटोव कॉकटेल प्रिपेयर किया होता है जिससे वो ईथन और एडन को जिंदा जला देगा। आइजैक कहता है कि वो ये सब एरिका और बॉयड की मौत का बदला लेने के लिए कर रहा है। अल्फा पैक की वजह से ही उन दोनों की जान गई थी। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाए, कीरा और एलिसन वहां आ जाते हैं और आइजैक को रोक लेते हैं। इसके बाद हम एक कूल फाइट सीक्वेंस देखते हैं जिसमें कीरा और एलिसन मिलकर तीनों वेयरवुल्फ से लड़ती हैं, और एक कूल शॉट में तो एलिसन फाइटिंग के दौरान कीरा की कताना स्वॉर्ड यूज करती है। एलिसन और कीरा का प्लान होता है कि उनको किसी भी तरह उन तीनों वेयरवुल्फ्स को एक दूसरे को मारने से रोकना है। उन दोनों को समझ आ गया है कि वो तीनों वेयरवुल्फ्स इस समय नोगिट्सुने के माइंड कंट्रोल में हैं। क्रिस के घर पर डेरिक उनको एक चेयर से बांध देता है और उनकी बॉडी पर केरोसिन छिड़क देता है। वो कहता है कि वो क्रिस को वैसे ही मारेगा जैसे केट ने उसकी फैमिली को मारा था, जला के। डेरिक को बस एलिसन का इंतजार है। वो चाहता है कि एलिसन अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखे जैसे डेरिक ने अपनी फैमिली को मरते हुए देखा था। शेरिफ की प्रिलिमिनरी हियरिंग के बाद हमें पता चलता है कि एजेंट मकॉल ने उनके हक में ही अपनी रिपोर्ट फाइल की थी और शेरिफ की जॉब अभी भी उनके पास ही है। एजेंट मकॉल बताते हैं कि वो कभी भी शेरिफ के अगेंस्ट रिपोर्ट फाइल नहीं करने वाले थे। शेरिफ के अगेंस्ट उन्होंने जो केस फाइल किया था वो तो एक बहाना था ताकि एजेंट मकॉल बीकन हिल्स में कुछ और दिन रुक पाएं और स्कॉट से बात कर पाएं। शेरिफ एजेंट मकॉल को एडवाइस देते हैं कि उनको स्कॉट को सब सच बता देना चाहिए। स्कॉट बहुत समझदार है और अपने डैड को माफ कर देगा। डेरिक अभी भी नोगिट्सुने के माइंड कंट्रोल में होता है और क्रिस को मारने की धमकी दे रहा होता है। डेरिक का ध्यान कहीं और होता है और इसी बात का फायदा उठा के क्रिस अपने हाथों पर बंधी रस्सियां खोल लेते हैं और अपने एक सीक्रेट स्पॉट से एक गन निकाल के डेरिक की तरफ जस्ट पॉइंट करते हैं, लेकिन गन चलाते नहीं। स्कॉट और लिडिया साइल्स के माइंड के अंदर आ जाते हैं। वहाँ उन दोनों के साथ अजीब अजीब इंसिडेंट्स होते हैं और उन दोनों को कुछ हैलुसिनेशंस भी दिखती हैं। ऐसा लगता है कि वो दोनों भी साइल्स के माइंड के अंदर ट्रैप्ड हो गए हैं। रियल वर्ल्ड में लिडिया की नाक से खून निकलने लगता है। ये देख के पीटर जोर से लिडिया का नाम पुकारता है। साइल्स के माइंड के अंदर स्कॉट और लिडिया दोनों को पीटर की आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों अपनी हैलुसिनेशन से दूर भागने लगते हैं। भागते भागते वो दोनों उसी वाइट रूम में आ जाते हैं जिसको हमने पहले भी कई बार देखा है। उस वाइट रूम के बीचों बीच नेमेटॉन होता है और साइल्स और नोगिट्सुने उस नेमेटॉन के ऊपर बैठकर एक जापानीज बोर्ड गेम गो खेल रहे होते हैं। लिडिया और स्कॉट साइल्स की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वो दोनों कितना भी ट्राई करें साइल्स के पास नहीं पहुंच पाते। तभी लिडिया स्कॉट को याद दिलाती है कि साइल्स स्कॉट के पैक का मेंबर है और एक वेयरवुल्फ हाउल करके अपने बाकी के पैक मेंबर्स को अपनी लोकेशन बताता है। स्कॉट को भी वैसा ही करना चाहिए। लिडिया की एडवाइस सुन के स्कॉट जोर से हाउल करता है।
साल्स को स्कॉट की आवाज़ सुनाई देती है और वो नुगिट्सुने के माइंड कंट्रोल से बाहर आ जाता है और वो बोर्ड गेम बिगाड़ देता है, जिस वजह से नुगिट्सुने बहुत गुस्सा हो जाता है। इसी वजह से डेरिक, आइजैक, एडन और ईथन भी नुगिट्सुने के माइंड कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं और बेहोश होकर गिर जाते हैं। उन चारों के नाक और मुंह से ब्लैक लिक्विड निकलने लगता है। सेम ऐसा ही कीरा के डैड के साथ हुआ था, जब लास्ट एपिसोड में कीरा की मॉम ने उनको एक सीक्रेट मेडिसिन दी थी। लिडिया और स्कॉट भी साल्स के माइंड से बाहर आ जाते हैं। पीटर जल्दी से लिडिया से अपनी बेटी का नाम पूछता है और लिडिया उसको मलिया का नाम बता देती है। तभी साल्स जोर जोर से खांसने लगता है और उसके मुंह से बैंडेज की एक लंबी रस्सी निकलने लगती है। थोड़ी देर बाद उस बैंडेज के पाइल्स में से एक फिगर निकलता है, जिसकी पूरी बॉडी बैंडेजेस से कवर होती है। पीटर और स्कॉट उस फिगर को नुगिट्सुने समझ के पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी स्कॉट को एहसास होता है कि वो नुगिट्सुने नहीं बल्कि साल्स है। स्कॉट का अंदाज़ा सही होता है और जब वो लोग उस फिगर के मुंह से बैंडेजेस हटाते हैं तो देखते हैं कि वो साल्स ही है, असली साल्स। तभी उनको रियलाइज़ होता है कि नुगिट्सुने, जो कि अब बिल्कुल साल्स जैसा ही दिखता है, वहाँ से भाग गया है और लिडिया को भी किडनैप करके अपने साथ ले गया है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।